हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे और जिसमें चैप्टर नंबर 2 यानी कि रिप्रोडक्शन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। और इसमें मैं आपको बता रहा था, मैंने इसमें आपको बताया था, इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया का चित्र या स्ट्रक्चर, उसका डायग्राम। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि मैंने बताया था कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से कैसे माइक्रोस्पोर बनते हैं, माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट कैसे होता है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल या स्पोरोजेनस टिश्यू जो होते हैं उनमें मियोसिस होता है, उसमें असूत्रीय विभाजन होता है। और 2n सेल जो होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है ना, इसमें असूत्रीय विभाजन होती है और ये क्या करती है, एक 4 सेल स्टेज बनाती है, टेट्राड बनाती है ये, ठीक है ना। और उसके बाद मैंने आपको बताया था ये एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल, या फिर मैं कह सकता हूँ इसको पोलेन मदर सेल, ठीक है, या स्पोरोजिनस टिश्यू। हर एक स्पोरोजिनस टिश्यू क्या होता है, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल को बना सकता है, ठीक है ना। तो वो अगर आपको अगर आपको डिटेल में देखना है इस वीडियो से पहले स्पोरोजेनेसिस को, तो आप इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। तो ये टेट्राड बनता है और उसके बाद मैंने कहा था जो ये टेट्राड बनता है इसमें क्या होता है, एंथर डिहाइड्रेट करता है यानी कि वाटर लॉस करता है। और उसके बाद क्या करता है, यानी कि उसमें क्या होता है, पानी सूख जाता है, एक तरह से पानी निकल जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। और प्रत्येक टेट्राड क्या हो जाते हैं, ये अलग हो जाते हैं, ठीक है, अलग अलग हो जाते हैं। और हर एक ये क्या है, माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर। और हर एक माइक्रोस्पोर क्या बनाता है, एक पोलन ग्रेन बनाता है, ठीक है, ये यंग पोलन ग्रेन है, ठीक है। हर एक माइक्रोस्पोर एक यंग पोलन ग्रेन बनाता है। हाँ, एक क्वेश्चन आता है बच्चों, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है बोर्ड का भी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम का भी, कि मतलब इस कहते हैं कि मेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट या मेल गैमेटोफिटिक की फर्स्ट सेल क्या है, तो वो है माइक्रोस्पोर, ठीक है ना। और माइक्रोस्पोर ही आगे डेवलप करते हैं क्या, पोलन ग्रेन को, ठीक है। अब पोलन ग्रेन क्या है भाई, पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेटोफिटिक स्टेज को, मेल गैमेटोफिट, यह है मेल गैमेटोफाइट या मेल गैमेटोफिटिक अवस्था को, यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो पोलन ग्रेन है वो नर युग्मकोद्भिद की अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि नर युग्मकोद्भिद मेल गैमेटोफिटिक स्टेज को रिप्रेजेंट करता है, कौन, पोलन ग्रेन। अब पोलन ग्रेन जब शुरू में होता है तो उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, और इसका जो बाहर सबसे बाहर की लेयर होती है इसको कहते हैं बच्चों एक्साइन, इसको कहते हैं एक्साइन। और जो एक्साइन होती है बच्चों, ये बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की, स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, ठीक है, स्पोरोपोलेनिन। और एक रेगुलर होती है, ये सॉरी इरेगुलर होती है, असतत होती है। और ये क्या होती है, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। और ध्यान रहे बच्चों कि जो ये स्पोरोपोलेनिन होता है इसके बाहर से, ये इसकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक होती है। यानी कि मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो इस पर ये ताप, दाब, अम्ल, यानी कि अम्ल, क्षार, एंजाइम, टेम्परेचर, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, समझ रहे हो भाई। यानी कि अभी तक वर्ल्ड में कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं हुआ है जो स्पोरोपोलेनिन का विघटन कर सके, ठीक है ना। हाँ, इसीलिए तुमने देखा होगा कि जैसे कि कभी लोग जब खुदाई करते हैं ना कहीं पर, तो खुदाई करते समय क्या होता है कि वहां पर लोगों को जो पोलन ग्रेन होता है, पोलन ग्रेन की एक्साइन दिखाई देती है। एक्साइन जब मिलती है मिट्टी में, क्योंकि एक्साइन ऐसा है कि इसको अभी तक इसका अपघटन नहीं हो पाता है, न तो किसी अम्ल से, न किसी क्षार से, न किसी एंजाइम से, न टेम्परेचर से। तो वहां पर पता लगाया जा सकता है, जब वहां पर पोलन ग्रेन का एक्साइन दिखाई मिलता है मिट्टी में खुदाई के टाइम, तो वहां पर हम उसका पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो सकता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कोयला हमें मिल सकता है वहां पर, ठीक है ना।
हाँ, क्योंकि इसका मतलब क्या है, वहाँ पर पोलन ग्रेन मिल रहा है, वहाँ पर एक्साइन मिल रहा है, स्पोरोपोलेनिन मिल रहे हैं, तो इसका मतलब वहाँ पर कुछ वनस्पतियाँ दबी हुई हैं। ठीक है ना, इसका पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है और ये हाईली रेजिस्टेंट होती है। टेम्परेचर, अम्ल, क्षार, एंजाइम का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और ये इरेगुलर होती है। इसके बीच बीच में क्या होता है, ऐसे पोर होते हैं, इनको कहते हैं जर्म पोर। जर्म पोर। अब ये जर्मपोर क्या होता है, ये हम फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे डिटेल में। ये जर्मपोर एक तरह के गेट का काम करते हैं भाई, क्योंकि स्पोरोपोलेनिन को तो डिफ्यूज नहीं हो सकती है, ये इसको इसका अपघटन नहीं हो सकता स्पोरोपोलेनिन का। इसका मतलब जब पोलन ग्रेन के अंदर किसी पदार्थ को, किसी सब्सटेंस को प्रवेश करना होगा, तो वो कहाँ से करेगी, इसके बीच में पोर होते हैं, जर्मपोर कहते हैं, और इनका कार्य क्या होता है हम फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो इसके बीच में जर्मपोर होते हैं और इरेगुलर इसीलिए होती है। और जहां पर ये जर्मोपोर होते हैं वहां पर स्पोरोपोलेनिन नहीं होता है। माना कि यहां से यहां तक ये स्पोरोपोलेनिन है और बीच में जर्मोपोर होगा, तो जर्मोपोर पे स्पोरोपोलेनिन अब्सेंट होगा। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर की जो वाल होती है इसको कहते हैं इंटाइन, और ये रेगुलर होती है। रेगुलर मतलब ये सतत होती है, इस पर कोई भी पोर नहीं होते हैं, कोई भी जर्म पोर नहीं होते हैं, और ये रेगुलर या कंटिन्यूअस वाल होती है। ठीक है, और ये बनी होती है किसकी, सेलुलोज और पैक्टिन की। ठीक है, सेलुलोज और पैक्टिन की। सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है इंटाइन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो चाहे बोर्ड एग्जाम हो। ठीक है, और ये है न्यूक्लियस। ठीक है, इंटाइन रेगुलर होती है और थिन होती है, ये थिन होती है, कंटिन्यूअस होती है, और सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। ठीक है, फाइनली जब स्पोरोपोलेनिन में डेवलप होता है तो इसके बीच में ये धीरे डेवलप हो जाता है और यहाँ पर वैक्यूल्स बनते हैं भाई। क्या बनते हैं, वैक्यूल्स बनते हैं, VACUOL, वैक्यूल्स बनते हैं, यानी कि रिक्तिकाएं, रिक्तिकाएं बनती है। ठीक है ना। हाँ, एक क्वेश्चन और देख लीजिए बच्चों, इसमें मैं पहले बताना भूल भूल गया था। जो ये होते हैं पोलन ग्रेन, ये लगभग इनकी जो डायमीटर होती है, यानी कि इसका जो व्यास होता है, लगभग होता है 25 से 30, या हाँ सॉरी 25 से 50 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है, 25 से 50 माइक्रोमीटर तक क्या होता है, ये इनका जो व्यास होता है वो होता है 25 से 50 माइक्रोमीटर। 25 से 50 माइक्रोमीटर तक का इनका क्या होता है, व्यास होता है, एवरेज। ठीक है, हाँ, तो वैक्यूल्स होते हैं और ये न्यूक्लियस। ठीक है, फर्दर डिवाइड करेगा ये, तो इसमें एक स्प्लिंडल बन जाता है, असिमेट्रिक स्प्लिंडल बोलते हैं इसको। असिमेट्रिक स्प्लिंडल, DLE स्प्लिंडल। बच्चों जो एसिमेट्रिक स्प्लिंडल होता है, इसका काम क्या होता है, सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि ये क्या करता है, क्रोमोसोम्स का सेग्रीगेशन करता है, क्रोमोसोम्स को विपरीत ध्रुवों पर ले जाता है, जिससे कोशिका विभाजन होगा। देखो ये यहाँ से ये ऊपर को जाएगा, ये नीचे को जाएगा, और फाइनली कोशिका को दो भागों में डिवाइड कर देगा। तो सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स करता है एसिमेट्रिक स्प्लिंडल, यानी कि हाँ, अनियमित, तो पता नहीं क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, ध्यान नहीं आ रहा मुझे इस समय, सॉरी। असिमेट्रिक स्प्लिंटर बोलते हैं, और ये इसका वैक्यूल्स है। ठीक है, और फाइनली जब ये डेवलप करेगा तो टू सेड स्टेज में आ जाता है। और टू सेड स्टेज कैसी होती है, एक इसमें सेल होती है बड़ी, इस बड़ी सेल को कहते हैं वेजिटेटिव सेल। बड़ी सेल को कहते हैं वेजिटेटिव, वेजिटेटिव, यहाँ पे देखो, वेजिटेटिव सेल, ये वाली, ये बड़ी सेल।
इसको कहते हैं वेजिटेटिव सेल, ये बड़ी होती है, ठीक है ना, ठीक है ना, और इसमें फूड स्टोर होता है भाई, ठीक है। वेजिटेटिव सेल जो होती है, ठीक है ना, ये साइज में बड़ी होती है, और इसका न्यूक्लियस भी, इस पे एक बड़ा न्यूक्लियस होता है इसके पास, ठीक है ना, और ये इसमें लगभग पोषण होता है, खाद्य पदार्थ या पोषण पदार्थ, या हम कह सकते हैं इसमें अधिक होता है, ठीक है ना। और दूसरी सेल होती है एक छोटी सेल, ठीक है, ये इसको कहते हैं जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल, इसको कहते हैं जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल क्या होती है, छोटी होती है, और लगभग जो वेजिटेटिव का साइटोप्लाज्म है, ठीक है ना, जो जनरेटिव सेल क्या होती है, वेजिटेटिव सेल से छोटी होती है, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये इसके वेजिटेटिव सेल के जीव द्रव्य में तैरती रहती है, ठीक है ना, वेजिटेटिव सेल के जीव द्रव्य में क्या होती है, तैरती रहती है ये सेल। और इसमें क्या होता है बच्चों कि जो ये, हाँ, फाइनली इसमें क्या होता है कि लगभग 60% एंजियोस्पर्म में, 60% एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि ये जो पोलन ग्रेन होते हैं इसी अवस्था में टू सेड स्टेज में झड़ जाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ये टू सेड स्टेज में झड़ जाते हैं या फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज हो जाते हैं, कंबाइन होकर एक सेल बना लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन लेस 40%, लगभग 40% एंजियोस्पर्म में, 40% एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि ये थ्री सेड स्टेज में आ जाता है। थ्री सेड स्टेज में कैसे आता है, देखो, ये हो गई इसकी वेजिटेटिव सेल ऊपर, वेजिटेटिव सेल, और ये है जनरेटिव सेल। और जनरेटिव सेल क्या हो जाती है, इसमें डिवीजन होता है, ठीक है ना, और ये दो भागों में विभाजित हो जाती है। अब यहाँ पर क्या होगी, तीन सेल हो गई है, एक सेल ये हो गई, दो, तीन, तो थ्री सेड स्टेज, हम इसको कहेंगे थ्री सेड स्टेज। तो लगभग 60% एंजियोस्पर्म जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, ये दो कोशिकीय अवस्था में झड़ जाते हैं, या इसमें फ्यूजन होता है, ठीक है ना। और लगभग 40% एंजियोस्पर्म में क्या होता है, ये फर्दर डिवीजन करते हैं, इसमें फिर डिवीजन होता है और थ्री सेड स्टेज बनती है, ठीक है ना, तो थ्री सेड स्टेज में बनते हैं। तो ये थी पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर और पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट, ठीक है ना। अब अक्सर क्या होता है बच्चों कि हाँ, पोलन ग्रेन आप देख सकते हैं भाई, जैसे कि घरों में आपको सिंपली गुड़हल का फूल मिलता है, गुड़हल के फूल के स्टेमन को लीजिएगा आप, या फिर उसका, हाँ, स्टेमन को ले लीजिए उसके, और उस पर हाथ लगाइए तो आपके हाथ में पीले रंग का पाउडर लगेगा एक, तो वो पीले रंग का पाउडर ही क्या है, एक तरह का पीले रंग का पाउडर ही एक तरह के पोलन ग्रेन होते हैं भाई वो, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और जो ये पोलन ग्रेन होते हैं इनसे एलर्जी भी होती है भाई,